दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जो हमारी टीचिंग मेथड की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका आज भाग 15 है और इसके अंदर हम जो 50 नंबर की वो तैयारी कर रहे थे। 50 नंबर की जो हमारे शिक्षण विद्या के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस भाग के अंदर हमने लिए हैं ब्लूम जो टेक्सोनॉमी है उससे संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन 30 प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। और ये सारे जो प्रश्न हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया आप इन प्रश्नों को पूरा देखें। ब्लूम टेक्सोनॉमी से मतलब हर बार 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो आज इस वाले भाग में हम जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इसके 2 रूप है। एक तो ब्लूम ने जो बनाया है और इसके बाद में इसमें जो संशोधन किया है, वो दोनों पर आधारित जो प्रश्न है वो हमने इसमें लिए हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न जो है। पहला प्रश्न दे रखा है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षणों के लक्ष्य तय करना। ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन। ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद करना। ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुपरीत प्रश्न। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षण के लक्ष्य को तय करना भी है, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना भी है, शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद करना भी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का संशोधित संस्करण किसने विकसित किया। ऑप्शन 1 दे रखा है एंडरसन और करथवाल। ऑप्शन 2 दे रखा है पियाजे। ऑप्शन 3 दे रखा है पियाजे। ऑप्शन 3 दे रखा है ब्रुनर। ऑप्शन 4 दे रखा है गार्डनर। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो संशोधित संस्करण है वो प्रस्तुत किया था एंडरसन और करथवाल ने। किसने किया था? एंडरसन या करथवाल। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आंसर सही रहेगा। जो ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दी थी वो तो दी थी 1956 में। कब दी थी? 1956 में। और जब इसमें संशोधन इसके अंदर हुआ था 2001 के अंदर। कब हुआ? 2001 में इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ था। इसके जो मैं आपको थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ब्लूम टेक्सोनॉमी इसके अंदर 3 आयाम इन्होंने बताए हैं। पहला जो बताया वो तो बताया इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा जो बताया वो बताया है भावात्मक पक्ष। और तीसरा जो बताया इन्होंने वो बताया है क्रियात्मक पक्ष। इसको हम एक बार से समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको तो इंग्लिश में बोलते हैं कोग्नेटिव डोमेन। इसको बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। और इसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन इसको बोला जाता है। तो 3 पक्ष ये हो गए। इसके बाद में जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसमें इन्होंने जो है 6 आयाम इन्होंने बताए इसके अंदर भी। तो पहला जो बताया है वो बताया ज्ञान, फिर बताया बोध, अनुप्रयोग और एक बताया इन्होंने विश्लेषण, एक इन्होंने बताया संश्लेषण और एक बताया फिर इन्होंने मूल्यांकन। तो ये तो है ज्ञानात्मक पक्ष में। इसके अलावा इसके अंदर जो है उसके अंदर भावात्मक में जो है वो है ग्रहण, यानी रिसीव, आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में अनुक्रिया है रेस्पॉन्स, तो इसको इन्होंने बताया आर से। इसके बाद में अनुमूल्यन वैल्यूएशन, तो इसको बताया वी से। इसके बाद में संगठन ऑर्गेनाइजेशन और एक है दृष्टिकोण यानी विशेषीकरण, इसको बताया इन्होंने सी से। तो इनको हम याद कर सकते हैं ऐसे R² VOC से। तो इंग्लिश में लिखे हुए आएंगे आपको वहाँ पे, तो आपको इस तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हो। इसके बाद में एक और हैं जो साइकोमोटर हैं, इसके अंदर भी इन्होंने 6 पक्ष बताए हैं। तो इसके अंदर पहला तो है उद्दीपन, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है समायोजन। इसके बाद में प्रकटीकरण या स्वाभाविकरण और एक बताया इन्होंने आदत या कौशल। तो ये जो हैं ये इनके क्या हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष के अलग अलग डोमेन है। अब हुआ क्या है इसके अंदर, ये जो चेंज हुआ है वो हुआ है, जो संशोधन हुआ है किसके अंदर हुआ है? संशोधन हुआ है ज्ञानात्मक पक्ष में। किसमें हुआ है? ज्ञानात्मक पक्ष में। तो ज्ञानात्मक पक्ष में क्या संशोधन हुआ है? तो जैसे इन्होंने सबसे पहले जो ज्ञान है तो उसको तो कर दिया इन्होंने याद रखना, क्या कर दिया? रिमेम्बरिंग, याद करना। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग कर दिया, बोध को क्या कर दिया? अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना। इसके बाद में जो इन्होंने चेंज किया वो अनुप्रयोग को अनुप्रयोग की जगह पे रखा। उसके बाद में विश्लेषण कर दिया, और संश्लेषण को इसकी जगह से हटा दिया और मूल्यांकन कर दिया। क्या कर दिया? मूल्यांकन। और एक पक्ष इन्होंने कर दिया फिर सृजनात्मक या रचनात्मकता।
2001 में जो संशोधन हुआ है उसके अंदर ये वाले जो हैं शामिल है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो संशोधित संस्करण किसने विकसित किया, तो एंडरसन और करथवाल ने क्या किया है, इसका संशोधित जो वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा वो है संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है विश्लेषण, ऑप्शन 2 दे रखा है सर्जन, ऑप्शन 3 दे रखा है मूल्यांकन, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुप्रयोग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे जो उच्चतम स्तर है वो मैंने आपको बता दिया। पहला तो कौन सा है, याद रखना। दूसरा कौन सा है, समझना। तीसरा है इसके अंदर अनुप्रयोग। चौथा है इसके अंदर विश्लेषण। और पांचवा है इसके अंदर मूल्यांकन। और छठा जो सबसे उच्चतम स्तर है वो है सृजनात्मकता या रचनात्मकता, या इसको बोलते हैं रचनात्मकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्जन। क्या हो जाएगा, सर्जन। बी आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 वापस आ गया। ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला स्तर क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है समझना, ऑप्शन 2 दे रखा है ज्ञान, ऑप्शन 3 दे रखा है विश्लेषण, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुप्रयोग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो पहला स्तर है वो ज्ञान का है। क्या है, ज्ञानात्मक में सबसे पहला क्या आता है, ज्ञानात्मक में सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर आता है अवबोध या बोध, इसको बोल सकते हो। इसके बाद में अगला है अनुप्रयोग, ये आपको क्रमवाइज याद होने चाहिए, अनुप्रयोग। इसके बाद में फिर अगला है विश्लेषण। फिर पांचवा है संश्लेषण और छठा नंबर का है मूल्यांकन। तो ये है ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो सबसे पहला रूप प्रस्तुत किया गया था। और इसके बाद में संशोधित रूप है, उसके अंदर जो सबसे उच्चतम स्तर है वो कौन सा है, सर्जन का है। और उसके अंदर जो संश्लेषण है उसको हटा दिया गया है और एक ज्ञान की जगह कर दिया है याद रखना, और बोध की जगह क्या कर दिया है, समझना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो पहला स्तर है वो है ज्ञान। बी आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है, भावात्मक क्षेत्र का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्राप्ति, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रतिक्रिया, ऑप्शन 4 दे रखा है संगठन, ऑप्शन 4 दे रखा है चरित्रांकन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भावात्मक क्षेत्र में जो सबसे उच्चतम स्तर है वो है चरित्रांकन का। किसका है, चरित्रांकन, या इसको बोल सकते हैं दृष्टिकोण, या इसको बोलते हैं विशेषीकरण, और इसको हम प्रेजेंट करते हैं सी से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, भावात्मक क्षेत्र में सबसे जो उच्चतम स्तर है वो है चरित्रांकन का। किसका है, चरित्रांकन का। भावात्मक क्षेत्र में और कौन कौन से हैं, ये तो एक तो ग्रहण करना, फिर अनुक्रिया, फिर अनुमूल्यन यानी वैल्यूएशन, अनुमूल्यन। इसके बाद में संगठन, और फिर है ये अपना चरित्रांकन या विशेषीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में अनुप्रयोग किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है ज्ञान को व्यवहार में लाना, ऑप्शन 2 दे रखा है अवधारणाओं को याद करना, ऑप्शन 3 दे रखा है समस्याओं का मूल्यांकन करना, ऑप्शन 4 दे रखा है नई चीज़ें बनाना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नई चीज़ें बनाना ये तो हो जाएगा किसमें, सर्जन में। समस्याओं का मूल्यांकन करना तो ये हो जाएगा हमारा किसमें, मूल्यांकन में। अवधारणाओं को याद करना ये हो जाएगा ज्ञान में, और ज्ञान को व्यवहार में लाना ये किस में आ जाएगा, अनुप्रयोग में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा। जैसे किसी बालक ने जैसे गणित में गुणा करने की मतलब विधि सीख ली, अब उन विधि के द्वारा वो जो जनरल मतलब सामान्य जो जीवन है उनमें उन चीज़ों का प्रयोग अगर कर रहा है तो क्या कर रहा है, ज्ञान का अनुप्रयोग कर रहा है, ज्ञान को व्यवहार में ला रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 है, मनोदैहिक क्षेत्र का सबसे निचला स्तर कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है सबसे निचला स्तर पूछा है इसके अंदर, तो ऑप्शन 1 दे रखा है प्राकृतिकता, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रतिकृति, ऑप्शन 3 दे रखा है सटीकता, ऑप्शन 4 दे रखा है जटिल प्रतिक्रिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये पूछा क्या है इसमें, मनोदैहिक क्षेत्र का, मनोदैहिक यानी क्रियात्मक पक्ष का सबसे जो निचला स्तर है वो कौन सा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्रतिकृति। क्या रहेगा, प्रतिकृति इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में शिक्षण उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है भावनात्मक विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है कौशल विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वो संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भावनात्मक भी होता है और कौशलात्मक भी होता है, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष इसके अंदर होते हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान को
किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है क्रिया, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रक्रिया, ऑप्शन 3 दे रखा है उत्पाद, ऑप्शन 4 दे रखा है तथ्यात्मक ज्ञान, ऑप्शन 5 दे रखा है तथ्यात्मक ज्ञान, ऑप्शन 4 दे रखा है तथ्यात्मक ज्ञान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ज्ञान की जगह पर इन्होंने क्या कर दिया? याद करना कर लिया। क्या कर लिया? याद करना। अब याद किसे किया जाएगा? जो तथ्यात्मक जो ज्ञान होगा उसी को याद किया जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पाठ्यक्रम विकास के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षण विधि के निर्धारण के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है सीखने के परिणाम मापने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो पाठ्यक्रम विकास के लिए भी किया जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम को इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि उसका जो ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तीनों पक्ष उसके अंदर होने चाहिए। शिक्षण विधि के निर्धारण में किया जाएगा और सीखने के परिणाम को नापने के लिए भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब सीखने के परिणाम मापने के लिए किस प्रकार किया जाता है? क्योंकि जब ब्लूप्रिंट तैयार होता है तो वो किसके पर आधारित होता है? ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है उसी के आधार पर पेपरों का निर्माण किया जाता है। तो सीखने का परिणाम मापने के लिए जो विधियां हैं उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग किया जाता है। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा। डी क्या रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 9 है, मूल्यांकन किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है नई चीज़ों की रचना करना, ऑप्शन 2 दे रखा है किसी जानकारी का परीक्षण करना, ऑप्शन 3 दे रखा है समझने की प्रक्रिया, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्ञान का स्मरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मूल्यांकन किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो मूल्यांकन किसी जानकारी का परीक्षण करना। क्या रहेगा इसका सही आंसर? किसी जानकारी का परीक्षण करना क्या है? मूल्यांकन है। तो बी आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा। बी क्या रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हमारा, ब्लूम टैक्सोनॉमी के भावात्मक क्षेत्र में संगठन का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 दे रखा है नई जानकारी को व्यवस्थित करना, ऑप्शन 2 दे रखा है मूल्यों को प्राथमिकता देना, ऑप्शन 3 दे रखा है भावनाओं को नियंत्रित करना, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में भावात्मक क्षेत्र में संगठन का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, सही आंसर हो जाएगा मूल्यों को प्राथमिकता देना। संगठन का मतलब क्या है? मूल्यों को प्राथमिकता देना। बी आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 11 है, ब्लूम के वर्गीकरण में कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है 2, ऑप्शन 2 दे रखा है 3, ऑप्शन 3 दे रखा है 4, ऑप्शन 5 दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा है 5, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम के वर्गीकरण में कितने प्रमुख क्षेत्र है? तो 3 प्रमुख क्षेत्र है। एक तो है ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा हो जाएगा भावात्मक पक्ष और तीसरा हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव और साइकोमोटर क्रियात्मक पक्ष। तो ये 3 पक्ष है इसके अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, ब्लूम के वर्गीकरण में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है भावात्मक, ऑप्शन 3 दे रखा है मनोदैहिक, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम के वर्गीकरण में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो ब्लूम के वर्गीकरण में जो सामाजिक क्षेत्र शामिल नहीं है। तो डी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और मनोदैहिक का मतलब हो गया क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर इसको बोल सकते हैं, क्रियात्मक पक्ष इसको बोला जा सकता है। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे उच्चतम स्तर पर कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है ज्ञान, ऑप्शन 2 दे रखा है समझ, ऑप्शन 3 दे रखा है विश्लेषण, ऑप्शन 4 दे रखा है मूल्यांकन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ज्ञानात्मक पक्ष में पहला तो है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और इसके बाद में है मूल्यांकन। तो सबसे उच्चतम जो स्तर है वो किसका है? मूल्यांकन का। तो डी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, भावात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन किस स्तर पर आता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रथम, ऑप्शन 2 दे रखा है द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा है तृतीय, ऑप्शन 4 दे रखा है चतुर्थ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भावात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन यानी अनुमूल्यन जो आता है वो कौन से स्तर पर आता है? वो आता है तीसरे स्तर पर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। सी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर रहेगा इसका सही आंसर। भावात्मक क्षेत्र में जो अनुमूल्यन है या मूल्यांकन है वो तीसरे स्तर पर आता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, मनोदैहिक क्षेत्र में अनुकरण किस स्तर पर आता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रथम, ऑप्शन 2 दे रखा है द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा है तृतीय, ऑप्शन 4 दे रखा है चतुर्थ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मनोदैहिक क्षेत्र में अनुकरण जो आता है वो आता है, मनोदैहिक में कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ पहले। तो इसमें पहला तो है उद्दीपन, उसके बाद में दूसरा है कार्य करना या इसी को बोलते हैं अनुकरण, कार्य करना या अनुकरण, ये इसके अंदर हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा नियंत्रण, क्या जाएगा? नियंत्रण। इसके बाद में अगला जो है वो है हमारा समायोजन, एडजस्टमेंट और इसके बाद में है प्रकृतिकरण या स्वाभाविकरण। तो इसका जो सही आंसर रहेगा अनुकरण आएगा दूसरे नंबर पर। तो बी आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा।
बी क्या रहेगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार सर्जन किस क्षेत्र का भाग है? ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है भावात्मक, ऑप्शन 3 दे रखा है मनोदैहिक, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम के अनुसार सर्जन किस क्षेत्र का भाग है? तो सर्जन जो क्षेत्र है वो है संज्ञानात्मक पक्ष का। किसका है? संज्ञानात्मक पक्ष का। तो ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 2001 में जो संशोधन हुआ है उसके अंदर सर्जनात्मकता को जोड़ा गया है, और जोड़ने वाले कौन है? एंडरसन और करथवाल नामक जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इसमें संशोधन किया है, और जो संश्लेषण है उसको हटाया है इन्होंने एक तो इसके अंदर से, और क्या जोड़ दिया है इसके अंदर? सर्जनात्मकता जोड़ा है। तो करथवाल और एंडरसन इसके जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इसमें संशोधन हुआ है। ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, प्राप्ति किस क्षेत्र का स्तर है? ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है भावात्मक, ऑप्शन 3 दे रखा मनोदैहिक, ऑप्शन 4 दे रखा सामाजिक, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो प्राप्ति यानी ग्रहण करना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भावात्मक। क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। सही आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर, भावात्मक पक्ष में है ग्रहण करना या प्राप्त करना, तो बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 है, ब्लूम के वर्गीकरण में अनुप्रयोग किस स्तर पर आता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रथम, ऑप्शन 2 दे रखा है द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा है तृतीय, ऑप्शन 4 दे रखा चतुर्थ, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम का जो ये जो अनुप्रयोग आता है पहले तो आता है ये किसमें? संज्ञानात्मक पक्ष में। किसमें आता है? संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। और संज्ञानात्मक पक्ष में पहला कौन सा है? वो पहला तो है ज्ञान, उसके बाद में बोध या अवबोध उसको बोल सकते हैं, ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग विश्लेषण, विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये इसके अंदर शामिल है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कौन से पक्ष में, कौन से नंबर पे आ रहा है? ये आ रहा है तीसरे नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है, मनोदैहिक क्षेत्र में प्राकृतिकता किस स्तर पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रथम, ऑप्शन 2 दे रखा है द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा है तृतीय, ऑप्शन 4 दे रखा है चतुर्थ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मनोदैहिक क्षेत्र में जो प्राकृतिकता का है वो है चौथे स्तर पर। कौन से पर है? चौथे पर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। स्वाभाविकरण या स्वाभाविकरण, या इसको बोल सकते हैं हम प्राकृतिकताकरण, प्राकृतिकरण। तो डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा, डी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर, ब्लूम के अनुसार विश्लेषण किस क्षेत्र का भाग है? ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है भावात्मक, ऑप्शन 3 दे रखा है मनोदैहिक, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम के अनुसार जो विश्लेषण है वो किस क्षेत्र का भाग है? तो वो संज्ञानात्मक पक्ष का है, और इसमें भी आते हैं ज्ञान आता है, बोध, ये आप याद कर ले क्रम से, इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ज्ञानात्मक पक्ष तो सबसे ज़्यादा इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं रीट के अंदर। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। तो ये 6 इसके अंदर हैं, 6 आयाम है इसके अंदर। तो 6 को आपको क्रम से याद रखना है, ज्ञान बोध अनुप्रयोग और विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ए आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा, ए आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया किस क्षेत्र का स्तर है? ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है भावात्मक, ऑप्शन 3 दे रखा है मनोदैहिक, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रतिक्रिया का मतलब क्या हो गया, रेस्पॉन्स देना, रेस्पॉन्स देना। तो ये हो जाएगा हमारा भावात्मक, भावात्मक का सही आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, ब्लूम के वर्गीकरण में सर्जन किस स्तर पर आता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है प्रथम, ऑप्शन 2 दे रखा है द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा है तृतीय, ऑप्शन 4 दे रखा है चतुर्थ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अंतिम में जो आता है वही है रचनात्मकता। इसके अंदर वैसे तो 6ठे नंबर पर होना चाहिए, सबसे अंत में आता है, लेकिन इसमें जो चौथा दे रखा है तो हम इसको चौथे में सही आंसर मान लेंगे। तो डी आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा, क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर, मनोदैहिक क्षेत्र में सटीकता किस स्तर पर आती है? मनोदैहिक में सटीकता किस स्तर पर आती है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रथम, ऑप्शन 2 दे रखा है द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा है तृतीय, ऑप्शन 4 दे रखा है चतुर्थ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मनोदैहिक क्षेत्र में जो सटीकता है, सटीकता मतलब सटीकता किस स्तर पर आती है? तो सटीकता जो स्तर आती है वो आती है, ये आती है तीसरे स्तर पर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन किस क्षेत्र का भाग है? ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है भावात्मक, ऑप्शन 3 दे रखा है मनोदैहिक, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम के अनुसार जो मूल्यांकन किस क्षेत्र का भाग है? तो मूल्यांकन जो भाग है वो है संज्ञानात्मक पक्ष का। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25 है, संगठन किस क्षेत्र का स्तर है? ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है भावात्मक, ऑप्शन 3 दे रखा है मनोदैहिक, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संगठन किस क्षेत्र का स्तर है? तो संगठन भावात्मक क्षेत्र का स्तर है। कौन से का है? भावात्मक का है, भावात्मक पक्ष का है। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो है ग्रहण करना, दूसरा अनुक्रिया यानी प्रतिक्रिया देना, अनुक्रिया, एक है फिर अनुमूल्यन, अनुमूल्यन,
उसके बाद में है संगठन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर है विशेषीकरण। तो इसके अंदर जो है संगठन किसके अंदर है, संगठन इसके अंदर है भावात्मक पक्ष के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भावात्मक, बी आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर रहेगा, बी क्या रहेगा सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान किस स्तर पर आता है। तो ऑप्शन 1 दर का प्रथम, ऑप्शन 2 दर का द्वितीय, ऑप्शन 3 दर का तृतीय, ऑप्शन 4 दर का चतुर्थ, ऑप्शन 5 दर का अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान किस स्तर पर आता है। तो ज्ञान तो प्रथम नंबर पे आता है, तो ए आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, मनोदैहिक क्षेत्र में समायोजन किस स्तर, मनोदैहिक क्षेत्र में समायोजन किस स्तर पर स्थित है। ऑप्शन 1 दर का प्रथम, ऑप्शन 2 दर का द्वितीय, ऑप्शन 3 दर का तृतीय, ऑप्शन 4 दर का चतुर्थ, ऑप्शन 5 दर का अनुत्तरित प्रश्न। तो मनोदैहिक क्षेत्र में समायोजन किस स्तर पर स्थित है। तो यह है चौथे स्तर पर स्थित है। कौन से पर है, चौथे स्तर पर है। पहला तो है उद्दीपन, दूसरा है अनुकरण करना, तीसरा है नियंत्रण, और चौथा है समायोजन। चौथा क्या है, समायोजन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी नंबर पर। आपसे ये वाले प्रश्न थोड़े कम पूछे जाएंगे, कौन से नंबर पर आता है। अगर आपसे भावात्मक और जो मनोदैहिक अगर उसमें है तो उसमें से ये पूछा जाएगा कि ये कौन से में आता है, जैसे अनुक्रिया कौन से में आ गई या अनुकरण कौन से में आ गया, ये नहीं पूछा जाएगा कि क्रम से बताइए। क्रम से बताने का जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष में या संज्ञानात्मक पक्ष में। तो उनको आप जरूर क्रम से याद रख लें, और इन दोनों में आप इस प्रकार से याद रखें कि भाई मनोदैहिक का तो ये है और मनोदैहिक का ये है और भावात्मक पक्ष का ये है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, ब्लूम के अनुसार अनुप्रयोग किस क्षेत्र का भाग है। ऑप्शन 1 दर का संज्ञानात्मक पक्ष का, ऑप्शन 2 दर का भावात्मक पक्ष का, ऑप्शन 3 दर का मनोदैहिक, ऑप्शन 4 दर का क्रियात्मक, और ऑप्शन 5 दर का अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्लूम के अनुसार जो अनुप्रयोग है वो किस क्षेत्र का भाग है। तो ब्लूम के अनुसार जो अनुप्रयोग है वो संज्ञानात्मक पक्ष का भाग है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो 28 प्रश्न हमने ब्लूम टेक्सोनोमी और जो ब्लूम संशोधित टेक्सोनोमी है उससे संबंधित हमने इसमें 28 प्रश्न हल किए हैं। ये जो प्रश्न है पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं एक भाग और लेके आऊँगा जिसमें हम ब्लूम टेक्सोनोमी है उससे मतलब संबंधित जितने भी और भी क्वेश्चन हैं उन सबको हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आप इन प्रश्नों की अगर PDF चाहिए तो आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो देखने तथा और भी जो संबंधित अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और हमने जो रीड साइकोलॉजी जो क्लासेस लगा रखी हैं आप उनका निरंतर देखें और अपनी तैयारी को एक बार जांचने का कोशिश अवश्य करें, क्योंकि व्याख्यात्मक रूप से पढ़ने के बाद में MCQ प्रश्न करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।